ये जूता बहुत भारी है क्योंकि इस पर भारत माँ की जिम्मेदारी है। हमारा झंडा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही होती है, बल्कि यह तो हर उस जवान की आखिरी सांस से लहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का त्याग कर देता है। भारतीय सेना। जिन जूतों के लिए पहले कभी मेरे पैर नन्हे थे, आज वही लायक बन गए हैं। इतने लायक कि अब मैं इन जूतों को पहनकर उन नक्शे कदमों को पूरा कर सकूं जो 10 वर्ष पूर्व अधूरे रह गए थे। 2009 में मेरे पड़ोस में एक फौजी अंकल आए थे। वर्दी पहने पूरा हिंदुस्तान लग रहे थे। कुछ ही दिनों में वह मेरे दोस्त बन गए। हम रोज शाम को एक साथ खेलते और बहुत सारी बातें करते थे। वे मुझे 20 शहीद योद्धाओं की वीरता से रूबरू करवाते थे। मेरे पिता नहीं थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। शायद इसलिए हमारा रिश्ता एक पापा बेटी के रिश्ते जितना गहरा था। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया गया। 3 महीने बाद वे हमसे मिलने आते थे, लेकिन जब भी आते मिट्टी की खुशबू साथ लाते थे। उनके आते ही अचानक से उनकी नई नवेली दुल्हन में कायनात का नूर उतर आता था। किसी की नजर नहीं हटती थी आंटी से, इसलिए अंकल उनके ठीक सामने सीना चौड़ा किए खड़े हो जाते ताकि उनकी पत्नी को उनके अलावा और कोई ना देख सके। फिर मेरी बारी आती उनसे मिलने की। हमारे मिलने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। एक दूसरे के सामने आते ही सलाम करते हुए जोर से चिल्लाना है, जय हिंद। और हम दोनों हमेशा इसका तहे दिल से पालन करते थे। फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। उन्होंने मुझे सिखाया कि सूखे में बाढ़ में, पौष में आषाढ़ में, जमीन पे हवाओं आसमान में, खेलों में जंग के मैदान में देश की हिफाजत करना एक फौजी का धर्म होता है। मैं तो ये सुनकर ही कांप उठी और नादानी में एक बेहुदा सवाल भी पूछ लिया अंकल से, आपको डर नहीं लगता? वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इंसान को सबसे ज्यादा खौफ किसका होता है? मौत का? लेकिन वर्दी वाले को तो मौत मिलती ही नहीं, उसे तो शहादत मिलती है और शहादत पर फक्र होता है। उससे डर नहीं लगता। उनके वापस लौटने का समय आ गया और वह अपने सर पर कफन बांधकर हमारा कल बचाने के लिए अपना आज कुर्बान करने चल दिए। समय बीत रहा था, धीरे धीरे गुजरता चला गया। इस बार मेरे दोस्त समय से पहले ही लौट आए। पता नहीं क्यों इस बार उन्हें दुल्हन जैसी सजी गाड़ी में लाया गया। पता नहीं क्यों इस बार वे अकेले नहीं आए। पता नहीं क्यों इस बार उनके लौटने पर मायूसी के बादल नहीं छटे, बल्कि और काले घनघोर हो गए। पता नहीं क्यों इस बार आंटी का नूर कहीं खो गया, आसमान से उतरना भूल गया। पता नहीं क्यों इस बार मेरा सैल्यूट अधूरा रह गया। पता नहीं क्यों सब खामोश हो गए थे। पता नहीं क्यों अंकल आंखें नहीं खोल रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि इस बार वे लौटे जरूर, मगर तिरंगे में लिपटकर। जब दुख होता था ना तो मैं रोती थी, पर न जाने क्यों इस बार रो नहीं पाई। दर्द ने अपनी सीमा लांघ दी थी। जहां आंसू बाहर आने की कोशिश करते, पलकों पर खटखटाते, लेकिन बह नहीं पाते। इसलिए गले से उतरकर सीने में पहुंचकर दिल में बैठ जाते और दिल का बोझ बढ़ता ही जाता। आंटी का तो जैसे घर उजड़ गया। उनका कुछ नहीं बचा था इस शहर में, इसलिए वे अपने गांव चली गई। जाते जाते मुझे एक जिम्मेदारी सौंप गई। उन्होंने मुझे अंकल के फौजी जूते दिए और बोला, ये जूता बहुत भारी है,
क्योंकि इस पर भारत माँ की जिम्मेदारी है। इतने काबिल बनो कि इन्हें पहन सको और अपने अंकल के अधूरे नक्शे कदम को पूरा कर सको। जय हिंद। उनकी आवाज, यह शब्द उस दिन से लेकर आज तक मेरे जहन में गूंजते हैं। आज सीडीएस, एसएसबी और ओटीए की ट्रेनिंग के बाद हिंदुस्तान बन गई हूं मैं। आज 10 साल बाद ये जूता बांध लिया है मैंने। भारी है मगर मजबूत हो गई हूं मैं। अब डरना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि वर्दी वाले को मौत नहीं शहादत मिलती है और शहादत पर फख्र किया जाता है, उससे डरा नहीं जाता। जय हिंद।